हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीमा खातून और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद नसीमा पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग कांग्रेस प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में पढ़ोगे और किस प्रकार से उसने इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आप को दोबारा से पुनः स्थापित किया। पुनः स्थापना का मतलब होता है दोबारा से स्थापना करना। ठीक है, किस प्रकार से उसने अपने आप को दोबारा से स्थापित किया। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, 1K सब्सक्राइब करा दे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, लाइक्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? नेहरू जी की मृत्यु। नेहरू जी कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रथम विदेश मंत्री थे। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे नेहरू जी की मृत्यु। तो नेहरू जी की मृत्यु कब हुई? 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1964 में। किसकी? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद से इसका सेकंड पॉइंट आ जाएगा। एक सेकंड। ठीक है, तो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बहस तेज हो गई। राजनीतिक उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उनके बाद दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, तो ऐसी आशंका होने लगी कि देश टूट जाएगा। अब लोग अपने मन में शंका, लोगों के मन में शंका ही, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा? देश टूट जाएगा। ठीक है, भारत में फिर सेना शासन या भारत गुलाम हो जाएगा। या तो भारत में फिर से सेना शासन आ जाएगा या फिर भारत फिर से क्या हो जाएगा? गुलाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि आगे ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग को पता है कि ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नेहरू जी के उत्तराधिकारी को बड़ी आसानी से चुन लिया गया। लोगों को जो लग रहा था कि भारत टूट जाएगा, सेना शासन आ जाएगा, भारत फिर से गुलाम बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि हमारा जो दूसरा उत्तराधिकारी था, जो नया उत्तराधिकारी था, उसको बड़ी आसानी से चुन लिया गया। ठीक है, अब वो उत्तराधिकारी कौन थे? अब ये समझते हैं कि 1964 में बहादुर शास्त्री जी नए प्रधानमंत्री बने। बहादुर शास्त्री मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो कब बने? 1964 में। हमारे नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो दूसरे प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो हमें क्या चाहिए था? तत्काल प्रधानमंत्री चाहिए था, ताकि जो हमारे देश को संभाल सके, कानून व्यवस्था को संभाल सके। ठीक है, तो उसके लिए कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को बना दिया गया था, बिना वोट के, बिना किसी भी उसके, बस आपसी सलाह मशवरा करके तत्काल प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को कुछ दिनों के लिए बनाया गया था। तो वैसे देखा जाए संवैधानिक रूप से जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए बने थे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि शास्त्री जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे। एक बार रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया गया था क्योंकि क्या था? वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में काम कर चुके थे पहले। ठीक है, दूसरा वो रेल मंत्री थे उससे पहले, और जब उनके टाइम पे एक रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1960 का दशक, खतरनाक दशक। ठीक है, यानी कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप पहला पॉइंट जान लो। पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा दो महान प्रधानमंत्रियों की मृत्यु। 1960 का दशक मैं आप लोगों को बताया नहीं, समझ लो। 1960 का दशक का मतलब होता है, दशक मतलब होता है 10 साल। ठीक है, यानी कि 1960 का दशक मतलब कि 1960 से लेकर 1970 के बीच। ठीक है, ये जो 10 साल थे इनको खतरनाक क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या हुआ था? हमारे दो प्रधानमंत्रियों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 1964 में हमारे नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई थी।
इसलिए इसको खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि हमने 2 महान नेताओं को, 2 महान प्रधानमंत्रियों को हमने ये 10 सालों में खो दिया था। ठीक है, उसके बाद से 2 युद्ध भी हुए थे, 2 प्रधानमंत्री गए, 2 युद्ध भी हुए। 2 युद्ध कौन-कौन से हुए थे? 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है ना कि ये 1960 और 70 के बीच का टाइम है, 62 और 65। ठीक है, तो 2 युद्ध हुए, एक चीन के साथ हुआ, एक पाकिस्तान के साथ हुआ। जो 1962 का युद्ध था उसमें भारत हार गया था और एकमात्र यही ऐसा युद्ध है जिसमें भारत हारा है। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ और क्या इसको खतरनाक क्यों कहा जाता है? 2 चीज़, आप 2 पॉइंट समझ में आ गए कि 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई और 2 युद्ध भी इसी टाइम में हुए। तीसरा इसमें क्या हो जाता है कि खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट का मतलब होता है खाने-पीने की वस्तुओं की कमी। ठीक है, तो खाद्यान्न संकट हो गया इसमें, इसीलिए इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। उसके बाद से मानसून असफल हो गया। मानसून असफल, अब जब मानसून असफल, मानसून मतलब क्या होता है? बारिश। इन 10 सालों में क्या हुआ? बारिश बहुत कम हुई। अब बारिश बहुत कम हुई तो क्या हुआ? सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो क्या हुआ? फसल सारी बर्बाद हो गई। अब फसल नहीं हुई तो क्या होगा? खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट क्या है? एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसके बाद से मानसून असफल हो गया। उसके बाद से क्या हुआ? जिसकी वजह से गरीबी व सांप्रदायिकता फैली। ठीक है, गरीब लोग गरीब हो गए और इस समय गरीबी बहुत ज्यादा थी, सांप्रदायिकता थी। मतलब इसमें क्या हो रहे थे? लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हो रहे थे। ठीक है, तो ये क्या, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? खतरनाक दशक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है लाल बहादुर शास्त्री के समय 2 मुख्य चुनौतियां। कभी कभी 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री के समय कौन कौन सी चुनौतियां थी, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो कितना था? 2 साल का था, क्योंकि 64 में बने तो 66 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनके सामने कौन सी 2 प्रमुख चुनौतियां थी वो आप लोग को बताना है। तो पहली चुनौती क्या थी? पाकिस्तानी युद्ध। यानी अभी मैंने ऊपर आप लोग को बताया था कि 1965 में क्या हुआ था? हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, तो पहली समस्या ये थी लाल बहादुर शास्त्री के समय। दूसरी समस्या क्या थी? खाद्यान्न संकट। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख समस्या थी जो लाल बहादुर शास्त्री के समय में थी। ठीक है, कि वो 64 में बने और 65 में पाकिस्तानी युद्ध हो गया और उसके बाद से युद्ध हुआ तो खाद्यान्न संकट वगैरह ये सब, मानसून असफल हुआ। ठीक है, तो प्रमुख 2 ही उनके सामने चुनौतियां थी, एक पाकिस्तानी युद्ध, दूसरा उनका खाद्यान्न संकट। तो यहाँ से आप लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। उसके बाद हम थोड़ा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जान लेते हैं। शास्त्री जी बहुत कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि केवल 2 वर्षों तक रहे। उसके बाद से 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान अचानक उनकी मृत्यु हो गई। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 10 जनवरी 1966 को। कौन से समझौते के दौरान? ताशकंद समझौते के दौरान। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। लाल बहादुर शास्त्री भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? विदेश में हुई है। ठीक है, कहाँ पर हुई है? ताशकंद में हुई है। उसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते में भारत के लाल बहादुर शास्त्री व पाकिस्तान के जनरल अयूब खान थे। ठीक है, जो ताशकंद समझौता हुआ था उसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी भारत की तरफ से गए थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? जनरल अयूब खान। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी। अब शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई। कब हुई? 10 जनवरी 1966 में। अब उनके बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो वही है शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी का शासन काल आया। ठीक है, टाइम पीरियड आया। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट हो जाएगा शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, शास्त्री जी के बाद कौन बनी हमारे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। उसके बाद से, परंतु यह आसान नहीं था। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना इतना आसान नहीं था। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी है। जब लाल बहादुर शास्त्री, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। तो उस समय भी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जब नेताओं ने आपसी सलाह मशवरा करके लाल बहादुर शास्त्री को बनाने के लिए कहा तो मोरारजी देसाई ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार जब
उनको दोबारा मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का तो वो पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा कि भाई मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो इसीलिए क्या हुआ, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, मोरारजी देसाई अनुभवी थे तथा मुंबई के मुख्यमंत्री रह चुके थे। मुंबई के सीएम रह चुके थे और अनुभवी थे, इनके पास अनुभव था। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया व गुप्त रूप से सहयोग भी किया। जो सिंडिकेट था, सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, जो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज और अनुभवी नेता थे, उन्हीं के ग्रुप को, उन्हीं के समूह को सिंडिकेट कहा जाता था। तो सिंडिकेट के जो नेता थे, उन्होंने किसको सपोर्ट किया, इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। तो वही जो दिग्गज नेता जिसको सपोर्ट करेंगे वही जीतेगा। तो अब इंदिरा गांधी जीती, तो देखते हैं। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया क्योंकि उनको क्या था, सहयोग मिला हुआ था, किसका, सिंडिकेट का। ठीक है, क्योंकि सारे जो बड़े बड़े नेता थे, अनुभवी नेता थे, दिग्गज नेता, तो वो कौन से ग्रुप में थे, सिंडिकेट में थे। ठीक है, इसीलिए इंदिरा गांधी क्या हो गई, जीत गई। उसके बाद से पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को यह सोचकर समर्थन किया कि इंदिरा गांधी उनके सलाह के अनुसार काम करेंगी, क्योंकि इंदिरा गांधी को ज्यादा अनुभव नहीं था। सिंडिकेट ने उनको सपोर्ट क्यों किया, नेताओं ने उनको सपोर्ट क्यों किया, उसके पीछे भी उनकी क्या थी, राजनीति थी। राजनीति क्या थी कि इंदिरा गांधी क्या है, पहले तो वो महिला है, दूसरा क्या कि उनको ज्यादा अनुभव नहीं है, राजनीति का उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कोई भी काम करेगी तो वो उन्हीं नेता से पूछ के करेगी, उनकी सलाह के अनुसार करेगी, इसलिए उन्होंने उनको जिता दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चौथा आम चुनाव तक देश में आए बदलाव। अब चौथा आम चुनाव जो हुआ तो उसमें क्या क्या बदलाव आए वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, तो थोड़ा मिलता जुलता ही है, आप लोगों को याद हो जाएगा, यहाँ से भी 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो पहला बदलाव क्या था, 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु। पहला बदलाव यही हुआ कि 2 हमारे महान प्रधानमंत्री चले गए। उसके बाद से गंभीर आर्थिक संकट आ गया, पैसों की कमी हो गई। उसके बाद से मानसून असफल हो गया, खेती की पैदावार में गिरावट। ठीक है, जब मानसून असफल हो जाएगा तो क्या होगा, खेती की पैदावार तो वैसे ही कमी हो जाएगी, बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे होगी। और उस समय इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ठीक है, विदेशी मुद्रा में कमी। अब जब विदेशी मुद्रा में कमी हो गई क्योंकि हमारा व्यापार कम होएगा, जब आर्थिक संकट होएगा तो उसका सेना खर्च में बढ़ोतरी हुई बहुत ज्यादा, क्योंकि उस 2 युद्ध हमने किए थे, तो क्या होगा, सैन्य खर्च में बढ़ोतरी होगी। सूखा पड़ गया, मानसून असफल हुआ तो क्या हुआ, सूखा पड़ गया। नए प्रधानमंत्री को कम अनुभवी माना गया, जो नए प्रधानमंत्री जैसे इंदिरा गांधी बनी, इनको क्या माना गया कि इनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है। उसके बाद से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी। अब महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी हो गई, लोगों के पास रोजगार नहीं था। उसके बाद से क्या हुआ, बंद व हड़ताल होने लगी। जब बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों ने क्या कर दिया, बंद और हड़ताल कर दिया कि हम काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि चौथा आम चुनाव तक देश में आए के बदलाव, कौन कौन से बदलाव हुए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी, 2 मानसून असफल हो गया था, सूखा पड़ गया था, विदेशी मुद्रा में कमी आ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी हो गई थी, बंद व हड़ताल होने लगी थी, सैन्य खर्च बढ़ गया था, खेती की पैदावार में कमी आ गई थी, आर्थिक संकट हो गया था, और जो नए नए प्रधानमंत्री बन रहे थे उनको कम अनुभवी माना गया था, यानी कि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक्स कमेंट्स करना, और मेरे चैनल को 1 के सब्सक्राइब करवा दो प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा गैर कांग्रेसवाद का अर्थ। अब हम पढ़ेंगे गैर कांग्रेसवाद क्या था। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देश में बिगड़ते माहौल को देखकर विभाग सक्रिय हो गया। इन दलों को यह लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवीहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लग गया। ठीक है, जो दूसरे नेता थे उन्होंने जब देश का माहौल देखा कि किस प्रकार से देश का माहौल बिगड़ रहा है, विभाग कैसे सक्रिय हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्हें इंदिरा गांधी को हटाने का एक मौका मिल गया। ठीक है, इसी के दौरान कि इंदिरा गांधी के पास अनुभव तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या करें,
हम इंदिरा गांधी को हटा ही देते हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक, सुन इसमें लिखा है कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक से क्या हुआ, उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लग गया। इसी को जो राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। राम मनोहर लोहिया जो थे, उन्होंने क्या कहा, इसको गैर कांग्रेसवाद कहा। ठीक है, समझ में आ गया कि जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, उसमें अंदरूनी उठापटक हो रही थी, देश का माहौल बिगड़ रहा था। तो इसी समय जो दूसरे नेता थे, उनको लगा कि अब हम क्या कर सकते हैं, इंदिरा गांधी को हटा सकते हैं। उनके पास क्या हो गया, एक मौका मिल गया। इसी को क्या कहा गया, गैर कांग्रेसवाद कहा गया। किसने कहा, राम मनोहर लोहिया ने कहा। ठीक है, समझ में आ गया गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या है। उसके बाद से आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उन्होंने कहा कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक व गरीबी के खिलाफ है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो कांग्रेस का शासन है वो कैसा है, अलोकतांत्रिक है और गरीबी के खिलाफ है, यानी कि गरीब लोगों के लिए कोई शासन कांग्रेस का नहीं है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए गैर कांग्रेसवाद दलों को एक साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि जो दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, जो वो क्या, उनको एक साथ आके एक पार्टी बना लेनी चाहिए, जिसको क्या बोला जाएगा, गैर कांग्रेसवाद पार्टी बोला जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये लोगों से आग्रह किया है कि जो भी लोग हैं वो एक साथ आ जाए और एक पार्टी बना ले, गैर कांग्रेसवाद। ठीक है, इंदिरा गांधी के खिलाफ में, क्योंकि इंदिरा गांधी के शासन को उन्होंने क्या कहा, अलोकतांत्रिक कहा कि लोकतंत्र के द्वारा नहीं चलाई जा रही है शासन, और क्या कहा गया, गरीबी के खिलाफ है। उसके बाद से ताकि लोकतंत्र को वापस लाया जा सके, उन्होंने कहा कि हम जो भी हैं, जो दूसरे दल के जो नेता हैं, वो एक साथ आ जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, लोकतंत्र शासन वापस आ जाएगा और इंदिरा गांधी का शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। गैर कांग्रेसवाद समझ में आ गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चौथा आम चुनाव 1967। चौथा आम चुनाव कब हुए, 1967 में हुए। ठीक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो चौथा आम चुनाव पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ। फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है, तो चौथे आम चुनाव कब हुए, फरवरी 1967 में हुए, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। कांग्रेस को ये और राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर मतलब कि राज्य स्तर पर भी क्या हुआ, गहरा धक्का लगा, यानी कि उनको ज्यादा वोट नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद से कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि राजनीतिक भूकंप क्या था। तो तुम बताओगे कि चौथे आम चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर गहरा धक्का लगा, इसी को कुछ पर्यवेक्षकों ने क्या बोला, राजनीतिक भूकंप कहा। ठीक है, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। समझ में आ गया। जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत मिला, लेकिन सीटें तथा वोट कम मिली। ठीक है, लोकसभा में बहुमत मिल गया, लेकिन सीटें और वोट क्या हुई, कम मिली। उसके बाद से आगे चलते हैं, सेकंड। इतने कम वोट कांग्रेस को कभी नहीं मिले थे। जो चौथे आम चुनाव में वोट मिले कांग्रेस को, जो इतना बड़ा धक्का लगा, जिसको राजनीतिक भूकंप कहा गया, इतने कम वोट इससे पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस को कभी भी नहीं मिले थे। इससे पहले तीनों आम चुनाव में कांग्रेस बहुमत से विजयी हुई थी। ठीक है, लेकिन चौथे आम चुनाव में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बस लोकसभा में बहुमत मिला, लेकिन सीट और वोट उसमें भी कम मिली। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि इतने कम वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हो। ठीक है, कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव हारे। ठीक है, कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो अनुभवी नेता थे, दिग्गज नेता थे, वो भी क्या हो गए, चुनाव हार गए। जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने इसमें कुछ दिया आप लोग को, जैसे बिहार के केवी सहाय, तमिलनाडु के कामराज, महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल, बंगाल के अतुल्य घोष। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। यहीं पर हमारी वीडियो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अगर इस चैप्टर का ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक्स कमेंट्स करना, और मेरे चैनल को 1K सब्सक्राइब करवा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लर्न विद नसीमा।